औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। आज जो सब्जेक्ट पढ़े हैं वो पीडियाट्रिक्स है और जो टॉपिक है वो जीनू वेलगस और जीनू वायरस है। जैसे कि ये पिक्चर में उन्होंने दिखाया हुआ है, वेलकम के बारे में शो किया हुआ है, जीनू वायरस दोनों के बारे में शो किया हुआ है। तो हमें वेलकम का मतलब पता होना चाहिए कि अवे फ्रॉम द मिड लाइन, मतलब लैटरली जो पाँव होंगे, डिस्टल पार्ट देखा जाता है ना, ये डिस्टली देखा जाता है कि मतलब अवे फ्रॉम द मिड लाइन मूव कर जाना है। और वैरम का मतलब होता है टुवर्ड्स द मिड लाइन, मतलब जो पाँव हैं वो दोनों आपस में जुड़ गए हैं। तो वैसे याद करने के लिए ये कहा जाता है कि जी वेलकम का मतलब गम लग गई है, नीज़ के ऊपर गम लग गई है, लेकिन जो पाँव होते हैं वो खुल जाते हैं। ठीक हो गया। और नीज़ के ऊपर गम लगी होगी तो पाँव खुले होंगे, लैटरली मूव कर गए होंगे, या आपने लैटरल से याद रखना। और वैरम में इनवर्ड मूव कर जाते हैं, तो अगर पाँव इनवर्ड मूव कर गए तो घुटने खुल जाएंगे। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हुए हैं। तो जीनू वैरम इज़ अ लैटिन टर्म यूज टू डिस्क्राइब बो लेग्स। इसका मतलब ये लैटिन का ही वर्ड है और इसका मतलब बो लेग्स ही होता है। और जीनू वैरम इज़ ऑल्सो नाउन एज बो लेग, इसको हमने बो लेग भी कहते हैं। इट इज़ अ डिफॉर्मिटी वेयर देयर इज़ अ लैटरल बोइंग फ्रॉम द लेग्स इन द नी। तो ये एक ऐसी डिफॉर्मिटी है कि यहाँ पर क्या हो जाता है, लैटरल बोइंग हो जाती है लेग की। नी के लेवल पर जो होता है ना वो लैटरली बो कर जाता है, लैटरली मूव कर जाती है, लेग खुल जो जाती है, क्योंकि पाउंड जुड़े हुए हैं। पाउंड जुड़े हुए हैं तो जो नीज होंगे वापस वो खुल जाएंगे, laterally bow कर जाएंगे। फिर bow leg is a condition in which the knees stay wide apart when a person stands with the feet and ankles together। तो उसने यही कंडीशन बताई है कि यह एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो नीज़ होते हैं वो वाइड अपार्ट हो जाते हैं, जो नी होते हैं वो खुल जाते हैं जब पर्सन खड़ा होता है, और एंकल्स उसके टुगेदर होते हैं। चिल्ड्रन अंडर 18 मंथ्स इट इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल। 18 मंथ्स का जो बच्चा होता है, 1 साल 6 महीने 1.5 साल का जो बच्चा होता है, उसके अंदर ये कंडीशन नॉर्मल होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी बो लगी होती है और पाँव उसके जुड़े ही होते हैं। तो ये याद रखना है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो वैरम के साथ पैदा होता है, उसके पाँव जुड़े होते हैं। फिर नेचुरल हिस्ट्री ऑफ नॉर्मल एवोल्यूशन ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ द लोअर लेग्स। तो फिर उन्होंने हमें कुछ नेचुरल हिस्ट्री बता दी है कि अलाइनमेंट लोअर लेग्स की कैसे होती हैं। तो बो लेग इन न्यू बॉर्न एंड इन्फेंट, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी टांगें बो लेग होती हैं और उसकी क्या हुई होती है, मीडियल टिबियल टॉर्शन हुई होती है। उसकी जो टिबिया होती है वो इनवर्ड मूव कर गई होती है, टिबियल जो होती है वो मीडियल साइड पे टॉर्शन कर गई होती है, उसके पाँव जुड़े होते हैं, फीटल पोजीशन। ठीक है, तो विद मीडियल टिबियल टॉर्शन इज इक्वल फीटल पोजीशन बिकम स्ट्रेट बाय 18/12। तो मतलब जब बंदा 18 महीने का होता है, 1 साल 6 महीने जो बन रहे होते हैं, 18 महीने का होता है तो जब उसका स्ट्रेट होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब वो 2 से 3 साल का होता है तो वेलगस बनना शुरू हो जाता है, यानी घुटने जुड़ जाते हैं और पाँव अपार्ट हो जाते हैं। ठीक है, वेलगस हो जाती है 2 से 3 मंथ्स के अंदर। उन्होंने हमें ईयर के अंदर बता दिया। जब बच्चा 2 से 3 साल का होता है तो फिर वो कितनी हो जाती है, जीनो वेलगस हो जाती है। उसने एवरेज भी बता दिया 12 डिग्री होती है, एवरेज उसने एंगल भी बता दिया 12 डिग्री हो जाता है। और इसके अलावा जब वो 7 साल का होता है तो हर चीज़ ठीक हो जाती है, ना वेलकम रहता है ना वायरस रहता है। तो देखें 18 महीने तक वायरस रहा, जब बच्चा पैदा होता है उसके वहाँ से लेकर 18 महीने तक वायरस रहता है। 2 से 3 साल के अंदर जब वो 2 से 3 साल का होता है तो वेलगम बन जाता है, जीनो वेलगम। वो बच्चा 2 से 3 साल का जब चलना शुरू कर रहा है, ठीक है, तो उसका जीनो वेलगम हो गया, उसके गम लग गई है समझो नी के ऊपर। लेकिन जब 7 ईयर्स का होता है तो वो नॉर्मल ऑफ द एडल्ट हो जाता है। और उसकी फ़ीमेल और मेल के अंदर बता दी 8 डिग्री उसने बता दी है। फ़ीमेल के अंदर 1 डिग्री ज़्यादा बता दी है, 8 डिग्री होती है, और 7 डिग्री होती है जी मेल के अंदर। ये उसने हमें बता दिया कि इतनी एंगल रह जाता है वेलगस का। फिर उसके बाद हो जाते हैं जी काजेज, इंसिडेंट्स एंड द रिस्क फैक्टर्स। इन्फेंट्स आर बॉर्न बो लेग्ड बिकॉज ऑफ देयर फोल्डेड पोजीशन इन द यूट्रस। इन्फेंट बो लेग क्यों पैदा होता है, क्योंकि जब जब वो यूट्रस में था तो उसकी पोजीशन ऐसी ही थी, फोल्डेड फॉर्म में ही थी, इसलिए बच्चा बो लेग पैदा होता है। द इन्फेंट्स बो लेग्स बिगन टू स्ट्रेटन वंस द चाइल्ड स्टार्ट्स टू वॉक। और जो बच्चा होता है उसकी जो बो लेग होती है वो सीधी होना शुरू हो जाती है जब बच्चा चलने की कोशिश करता है। एंड लेग्स बिगन टू बियर वेट। और जब टांगें वज़न उठाना कोशिश करती हैं ना तो फिर उसकी जो टांगें होती हैं वो मतलब स्ट्रेट होना शुरू हो जाती हैं जब उसकी चाइल्ड की वेट बेरिंग एज आती है। जब वो चलना शुरू करेगा, जब अपना वज़न उठाएगा, तो ये कब होता है, 12 से 18 मंथ्स के अंदर हो रहा था। जब बच्चा 1 साल का या फिर 1.5 साल का होता है वो चलना शुरू करता है तो उसकी जो बो लेग्स थी और जो उसके एंकल जैसे जुड़े हुए थे वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब वो 3 साल का होता है, बाय अराउंड एज 3 द चाइल्ड कैन यूजली स्टैंड विद द एंकल्स अपार्ट। फिर जब वो 3 साल का होता है तो उसके एंकल्स अपार्ट हो जाते हैं और नी टच करना शुरू कर जाते हैं, वेलकम बन जाता है। ठीक है, 3 साल की उम्र में हमने ऊपर भी बात की थी, 18 महीने के अंदर उसका वायरस था, लेकिन जब 3 साल का हुआ तो उसका वेलकम बन गया। इफ़ द बोथ लेग्स आर स्टिल प्रेजेंट द चाइल्ड इज कॉल्ड बो लेग्ड। लेकिन
अगर 3 साल तक ख़त्म हो जानी चाहिए थी बो लैग उसकी ना, वेलगस आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया तो उसको हम बो लैग्ड पर्सन को कहते हैं। तो बो लैग्स में भी कास्ट में था इलनेसेस। अगर देखो शुरू तक वो नॉर्मल था, 18 18 मंथ्स तक वो नॉर्मल होता है। 18 मंथ से ज़्यादा होना उसकी हम वजह बता रहे हैं कि वो किस वजह से हो सकता है। किसी का बोन डिस्प्लेसिया हो गया है तो काजेस बता दिए, किसी का अगर बोन डिस्प्लेसिया हो गया है, फ्रैक्चर्स दैट डू नॉट हील करेक्टली, या किसी का ऐसा फ्रैक्चर हो गया जो कि हील नहीं हो पा रहा, लेड और फ्लोराइड पॉइजनिंग हो चुकी है, या रिकेट्स की वजह से विच इज़ कॉज्ड बाय द विटामिन डी डेफिशिएंसी। ठीक है, तो उन्होंने हमें 4 बातें बता दी हैं कि अगर किसी का बोन डिस्प्लेसिया हुआ था, मतलब किसी की बोन अगर ठीक से डेवलप नहीं हुई हुई, तब बो लैग हो सकता है, या किसी का ऐसा फ्रैक्चर हो गया जो कि हील नहीं हुआ, या लेड या फ्लोराइड की पॉइजनिंग हो गई हुई है तो तब हो सकता है, या रिकेट्स अगर किसी को विटामिन डी की कमी है तो तब ये 4 बातें उसने हमें बता दी हैं, फ्रैक्चर, पॉइजनिंग एंड रिकेट्स, डिस्प्लेसिया। सिम्टम्स आ जाते हैं, अब ये अब नॉर्मल के ही सिम्टम्स बता रहे हैं कि नीज़ डू नॉट टच, नीज़ टच नहीं कर रही होती वाइल स्टैंडिंग, जबकि फीट टुगेदर होते हैं, एंकल्स टुगेदर, हम वेरम को पढ़ रहे हैं। फिर बोइंग ऑफ द लेग इज सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ द बॉडी, ये है कि सिमेट्रिकल, जहाँ एक तरफ से लेटरल वो बो की हुई है तो दूसरी तरफ से भी उतनी की होती है, सिमेट्रिकल होती है। बो लेग्स कंटिन्यू बियॉन्ड एज 3, और जो बो लेग्स होती हैं जी वो एज 3 से भी ज़्यादा अगर वो कंटिन्यू कर रही हैं, 3 साल से ज़्यादा, वैसे तो 3 साल में इसको ख़त्म हो जाना चाहिए था लेकिन अब वो ज़्यादा कर रही है, तो ये इसके सिम्टम्स आ जाते हैं। दर इज़ यूजली लिटिल और नो इफेक्ट ऑन द एबिलिटी टू वॉक फॉर दोज विद जिनो वेरम। तो उसने यही बताया कि देर इज़ यूजली लिटिल और नो इफेक्ट ऑन द एबिलिटी टू वॉक फॉर दोस्त, जिनको जिनोवेरम होता है उनको चलने फिरने में इतना मसला कोई नहीं आ रहा होता, उनकी वॉकिंग एबिलिटी में कोई फ़र्क नहीं आ रहा होता, ये सिम्टम बता रहे हैं वो। ठीक है, कि उनके चलने फिरने में कोई मसला नहीं आता। चिल्ड्रन यूजली हैव नो सिम्टम्स, जो बच्चे होते हैं उनको सिम्टम कोई नहीं होता, लेकिन जो अब अडल्ट होते हैं उनको थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट फील होना शुरू हो जाती है आउटसाइड ऑफ देयर नीज़। इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड however, uneven stress and wear on the knees often leads to the early onset of the arthritis। अगर इसका इलाज ना किया जाए, इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो अनइवन स्ट्रेस पड़ती रहेगी नीज़ के ऊपर, तो वो अर्थराइटिस भी काज कर सकती है। ठीक है, तो सिम्टम में हमने देखा कि नीज़ आपस में अलहदा थे और एंकल्स जुड़े हुए थे, सिमेट्री थी दोनों साइड पे, बोइंग ऑफ लेग इज सेम ऑन द बोथ साइड्स, और फिर जो बो लेग थी वो कंटिन्यू कर रही थी एज 3 से ज़्यादा, और लिटिल और नो इफेक्ट ऑन एबिलिटी टू वॉक फॉर दोज विद जिनोवेरम, चलने फिरने में मसला कोई नहीं था, बच्चों में सिम्टम्स कोई नहीं थे, लेकिन जब थोड़े बड़े होते हैं तो आउट साइड ऑफ द नी में उनको पेन होती है, और अगर इसको इलाज ना किया जाए तो स्ट्रेस अनइवन पड़ के आर्थराइटिस हो सकता है। फिर एग्जामिनेशन में क्या देखना है हमने, हाइट देखनी है, बच्चे की हाइट कितनी है, सी फ्रंट बैक एंड साइड, उसको आगे से पीछे से साइड से देखना है, मेजर करना है इंटरकंडाइलर डिस्टेंस, लेटरल थाई लेग एंगल एंड सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। अच्छा जी, तो फिर हमने क्या करना होता है जी, मेजर करना होता है जी इंटरकंडाइलर डिस्टेंस, हमने देखना होता है जी लेटरल थाई लेग एंगल देखना होता है कि उसका ना इंटरकंडाइलर डिस्टेंस तो ठीक है, लेकिन उसका जो लेटरल थाई और लेग का जो एंगल बन रहा है वो देखते हैं, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखते हैं। तो इंटरकंडाइलर डिस्टेंस में क्या क्या देख लिया हमने, साथ साथ लेटरल थाई लेग एंगल भी देख लिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी देख लिया, ये चीज़ें मेजर करनी होती हैं। और एग्जामिनेशन में क्या आता है, गेट आ जाती है, गेट में देखना होता है कि वो इन टो करके तो नहीं चल रहा, लेटरल थ्रस्ट द फिबुलर हेड, तो इन टोइंग तो नहीं कर रहा, और उसकी लेटरल थ्रस्ट तो नहीं है फिबुलर हेड के ऊपर, एंड अपर टिबियल शाफ्ट लेटरल इन द ब्लाउंड ड्यू टू द लग्जरी एंड इनकम्पिटेंस ऑफ द लेटरल, सारी बातें वो लेटरल की बात कर रहे हैं, क्योंकि लेटरल कोलैटरल लिगामेंट की लग्जरी हो गई, लेटरल कोलैटरल लिगामेंट इनकम्पिटेंस में चला गया, ठीक नहीं है लेटरल कोलैटरल लिगामेंट, तो फिर क्या होती है जी, लेटरल थ्रस्ट होती है जी फिबुलर हेड के ऊपर, एंड अपर टिबिया शिफ्ट हो जाती है लैटरली, जो टिबिया होती है वो भी थोड़ी सी ना, टिबिया आपको पता है मीडियल बोन है, तो टिबिया भी जो अपर टिबिया थी वो भी लैटरली थोड़ी सी मूव कर गई है, और फिबुला गई लैटरल पे होती है, जो लैटरल थ्रस्ट उसको फील हो रही थी फिबुलर हेड के ऊपर, लैटरल थ्रस्ट फिबुलर हेड एंड अपर टिबिया शिफ्ट लैटरली इन ब्लाउंड डिजीज़, जिन्हें वेरम को ब्लाउंड डिजीज़ भी कहते हैं, जो द लग्जरी एंड इनकम्पिटेंस की वजह से। फिर हमने देखना है कि स्टेबिलिटी है कि नहीं, सिमेट्री है कि नहीं, लेवल ऑफ फिबुलर हेड, फिर हमने देखना होता है कि जी जो लेवल होता है जी फिबुलर हेड का वो कैसा है, नॉर्मली एट द लेवल ऑफ अपर टिबियल ग्रोथ प्लेट है, जो फिबुलर हेड होता है ना वो नॉर्मली तो अपर टिबियल ग्रोथ प्लेट के लेवल पर ही होता है, वाई इट इज़ प्रॉक्सिमल इन ब्लाउंड, जबकि जब ब्लाउंड डिजीज आ जाती है तो वो प्रॉक्सिमल हो जाता है, तो फिबुलर हेड टिबिया के बिल्कुल ग्रोथ प्लेट के साथ था। ठीक है, फिबुला का जो हेड था वो एट द लेवल ऑफ अपर टिबियल ग्रोथ प्लेट, जो टिबियल ग्रोथ प्लेट होती है उसके साथ ही था, वाइल इट इज़ प्रॉक्सिमल इन द ब्लाउंड, लेकिन ये प्रॉक्सिमल हो जाता है जी ब्लाउंड के अंदर। फिर आ जाता है जी कंजेनिटल लॉन्गिट्यूडनल डेफिशिएंसी ऑफ टिबियन एक कॉन्ड्रोप्लेजिया हो जाता है, तो फिर पैदाइशी तौर पर ही जो लॉन्गिट्यूडनल डेफिशिएंसी होती है टिबिया की, तो ये चीज़ें थोड़ा रटे वाइज ही हम देख रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडनल डेफिशिएंसी होती है टिबिया की, और एक कॉन्ड्रोप्लेजिया हो जाता है, कॉन्ड्रोसाइट
आपको पता है कार्टिलेज के सेल्स होते हैं, तो एक ऑन्ड्रोप्लेजिया हो जाता है। तो हमने एग्जामिनेशन के अंदर क्या देखा, हमने एग्जामिनेशन के अंदर हाइट देखी, हमने उसको आगे पीछे और साइड से देख लिया और फिर हमने उसको मेजर कर लिया उसका इंटरकंडाइलर डिस्टेंस, क्योंकि हमें पता है कि वो याद रखना है कि वैरम के अंदर पाँव जुड़े हुए हैं, एंकल्स जुड़े हुए हैं, तो ऊपर से नी अपार्ट है, नी दूर है, तो उधर कंडाइल, दोनों कंडाइल्स के जो टिबियल कंडाइल है उनका डिस्टेंस मेजर कर रहे होते हैं हम, ठीक है। जबकि वल्गस में इंटरमेल्यूलर देखेंगे, क्योंकि ऊपर तो दम लगी फिर मेल्यूलर के दरमियान, तो ये अपोजिट हो जाता है। लेटरोथाइलाइक एंगल सेंटर ऑफ द ग्रेविटी देख लिया। इन टोइंग लेटरल थ्रस्ट फिबुलर हेड हमने देख लिया कि लेटरल थ्रस्ट फिबुलर हेड हो जाती है और अपर टिबिया शिफ्ट कर जाती है जी लेटरली इन द ब्लंट डिजीज। क्यों? क्योंकि लैक्सिटी आ जाती है जी और इनकम्पिटेंस आ जाती है लेटरल कोलेटरल लिगामेंट की। फिर स्टेबिलिटी आ जाती है, सिमेट्री देखनी होती है। फिर लेवल ऑफ फिबुलर हेड क्या होता है, नॉर्मली तो एट द लेवल ऑफ अपर टिबियल ग्रोथ प्लेट, वैसे तो वो नॉर्मली किधर होता है जी, अपर टिबियल की जो ग्रोथ प्लेट होती है उसके साथ होता है जी, जबकि इस केस में ये प्रॉक्सिमल हो जाता है। लॉन्गिट्यूडिनल डेफिशिएंसी ऑफ टिबिया देखनी है, कॉन्ड्रोप्लेजिया देखना है। इंटरकंडाइलर डिस्टेंस हो जाता है जी परफॉर्म्ड विद मीडियल मेलुलाई इन कॉन्टैक्ट। हमने दो कंडाइल के दरमियान डिस्टेंस, ये नीचे वाली पिक्चर सही है कि दो मेलुलस को उसने साथ जोड़ा हुआ है, तो फिर हमें दो कंडाइल के दरमियान, दोनों नीज के दरमियान डिस्टेंस हम देख लेंगे, ठीक है। डन इन द स्टांस एंड स्पाइन, ओके, तो कहती है वो स्पाइन में उसको लिटा कर भी ये किया जा सकता है। स्टांस में ग्रेटर देन 6 इज एबनॉर्मल, अगर इंटरकंडाइलर डिस्टेंस 6 से ज़्यादा आ रहा है तो एबनॉर्मल होगा। रूलिंग आउट द डिफॉर्मिटी ऑफ द फीट, तो इस तरह हम डिफॉर्मिटी ऑफ फीट को निकाल लेते हैं। इंटरकंडाइलर तो फिर ग्रास टिबिया फेमोरल एंगल मेजर यूजिंग गोनियोमीटर, इसको कैसे मेजर किया जाता है जी, गोनियोमीटर के ज़रिए मेजर किया जाता है। फिर एक्सरे आ जाते हैं जी 3 ईयर्स एंड ओल्डर गेटिंग वर्स। अच्छा, तो एक्सरे हम कब कराते हैं जी, जब बच्चा 3 साल का है या 3 साल से बड़ा है तो तब एक्सरे कराने की ज़रूरत पड़ती है, और वो गेटिंग वर्स कंडीशन वर्स हो रही होती है। अब नॉर्मल साइड ऑफ द एंगुलेशन, जो एंगल होते हैं उनकी जो साइड ऑफ मेयरिंग होते हैं वो भी ठीक नहीं रहती, अब नॉर्मल साइड ऑफ एंगुलेशन हो जाती है। फाइसिस और एपीफाइसिस, फाइसिस और एपीफाइसिस आपको बड़े नज़र आएंगे। और हिस्ट्री में क्या नज़र आएगा, जब आपने एक्सरे कराया किसी का ट्रोमा हुआ है, कोई इन्फेक्शन हो गया, पॉसिबल मेटल इंटॉक्सिफिकेशन हो गया, लेड और फ्लोराइड की इंटॉक्सिफिकेशन हो गई, तो एक्सरे आपको तब कराना पड़ गया, ठीक है। 3 ईयर्स एंड ओल्डर गेटिंग वर्स, जब एबनॉर्मल साइट ऑफ एंगुलेशन थी, लार्ज फाइसिस और एपिफाइसिस नजर आएंगे आपको। और हिस्ट्री से हमें बता दिया कि कोई ट्रॉमा हुआ था, कोई इन्फेक्शन या कोई लेड पॉइजनिंग हो गई थी या फ्लोराइड पॉइजनिंग हो गई थी मेटल की। फिर फाइटिंग में क्या होता है जी, मेटाफाइसिस हमें जो होते हैं वो थिक नज़र आते हैं और फ्रेड नज़र आते हैं जी रिकट्स के अंदर, ठीक है। तो थिक नज़र आएंगे और फ्रेड नज़र आएंगे। और जो फिजियोलॉजिक जिनोवायरम होता है जी, जो नॉर्मल जिनोवायरम होता है जी, नो इंट्रिंसिक बोन डिजीज़, उसके अंदर आपको पता है कि कोई बोन की तो डिजीज़ है ही नहीं है, बस जेंटल सी कर्व नज़र आएगी और मिडल कॉर्टिसिस थिकनिंग नज़र आएगी, ठीक है। तो नो इंट्रिंसिक बोन डिजीज़, ये इंट्रिंसिक बोन डिजीज़ नहीं है। और जेंटल कर्व हमें नज़र आ रही है। मिडल कॉर्टिसिस हमें कैसे नज़र आएंगे, थिक नज़र आएंगे, ठीक है। इसको ऐसे याद करना है कि क्योंकि फिजियोलॉजिकल जिनोवायरम में, नॉर्मल जिनोवायरम है जो कि हमने कहा था 18 तक मंथ्स तक होता है, तो बोन की इसमें कोई डिजीज़ कोई नहीं, बस ऐसी सी कर्व नज़र आ रही है। मिडल कॉर्टिसेस थोड़े से थिक हुए होंगे और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, जॉइंट लाइन होगी नी की और एंकल की, या टिल्टेड मीडियली, जो नी के अंदर से घुटने के अंदर से जो हॉरिजॉन्टल लाइन गुजर रही होती है इमेजिनरी, या फिर जो एंकल के अंदर से गुजर रही होती है वो थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है मीडियली। तो ये उसने हमें बताया हुआ है कि कैसे कर्व नज़र आई है और कैसे मीडियल जो कॉर्टिसेस थे वो थिक हो चुके हुए हैं। ट्रीटमेंट आ जाता है जी, नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज, फिजियोलॉजिक जिनोवायरम नियरली ऑलवेज स्पॉन्टेनियसली करेक्ट इटसेल्फ एज द चाइल्ड ग्रोज। तो जो फिजियोलॉजिक जिनोवायरम होता है जी वो अपने आप को करेक्ट कर लेता है, क्योंकि वो नॉर्मल होता है जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है तो वो ठीक हो जाता है। दिस कंडीशन यूजली अकर्स बाय द एज ऑफ 3 to 4 ईयर्स। और ये जो कंडीशन होती है वो कब अकर होती है जी, 3 to 4 ईयर्स में अकर होती है। दिस कंडीशन यूजली अकर्स बाय द एज ऑफ 3 to 4 ईयर्स, जब बच्चा 3 से 4 साल का होता है तब उसको ये कंडीशन ठीक हो जाती है, ये करेक्शन यूजली अकर, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल जिनोवायरम में हमने देख लिया वो खुद ही ठीक हो जाती है, 3 से 4 साल में ये खुद ही ठीक हो जाती है। एडोलेसेंट विद ब्लाउन डिजीज़, अगर किसी बच्चे को ब्लाउन डिजीज़ है तो अनट्रीटेड इनफेंटाइल ब्राउन डिजीज़ और अनट्रीटेड रिकेट्स रिजल्ट्स इन प्रोग्रेसिव वर्सनिंग। हाँ जी, हम देख रहे थे कि जो फिजियोलॉजिकल था वो तो खुद ही, हम ट्रीटमेंट देख रहे हैं तो वो तो खुद ही ठीक हो जाता है करेक्शन, जबकि एन एडोलेसेंट विद ब्लाउन डिजीज़, अगर कोई एडोलेसेंट है जिसको ब्लाउन डिजीज़ है तो अनट्रीटेड इन्फेंटाइल ब्लाउन डिजीज़ और अनट्रीटेड रिकेट्स रिजल्ट्स इन प्रोग्रेसिव वर्सनिंग ऑफ द बोइंग इन द लेटर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। तो उसने ये लिखा हुआ है कि अगर
इन्फेंट की ब्लाउन डिजीज़ अभी तक ट्रीट नहीं हुई या रिकेट्स अभी तक ट्रीट नहीं हुआ, तो प्रोग्रेसिव वर्सनिंग हो सकती है ऑफ द बोइंग इन द लेटर चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। तो इससे प्रोग्रेसिव वर्सनिंग हो सकती है, चीज़ वर्स हो सकती है। ठीक है, अगर वो ट्रीट नहीं होगा तो बोइंग बहुत ज़्यादा वर्स हो जाएगी। ये लिखा है अल्टीमेटली दीज चिल्ड्रन हैव लैक डिस्कम्फर्ट और स्पेशली इन द नीज ड्यू टू द एबनॉर्मल स्ट्रेसेस दैट अकर ऑन द जॉइंट्स। और जो चिल्ड्रन होते हैं फिर उनको लैक डिस्कम्फर्ट होता है क्योंकि एबनॉर्मल स्ट्रेस पड़ी होती है उनके जॉइंट्स पे। एडोलेसेंट्स विद ब्लाउन डिजीज़ आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस पेन विद द बोइंग। तो जो एडोलेसेंट्स होते हैं जिनको ब्लाउन डिजीज़ होती है उनको बोइंग में दर्द भी होती है। ट्रीटमेंट एक्चुअली अभी शुरू है, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट। वो बस बातें ऐसी लिखी हुई थी कि अगर अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए रिकेट्स को, अगर अनट्रीटेड ब्लाउन डिजीज़ कर दी जाए तो बोइंग हो सकती है जी लेटर चाइल्डहुड में, एडोलेसेंस में। और ये जो चिल्ड्रन होते हैं जिनको लाइक डिस्कम्फर्ट होता है ड्यू टू द एबनॉर्मल स्ट्रेसेस, तो स्ट्रेस पड़ी होती है जॉइंट के ऊपर। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या होता है जी, जो फिजियोलॉजिकल जीनोवेरम है यानी जो नॉर्मल है, ऑल दो फिजियोलॉजिकल जीनो डज नॉट रिक्वायर एक्टिव ट्रीटमेंट, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। जबकि जो ब्लाउन डिजीज़ जब वो अडल्ट की हो जाती है ना फिर उसको ब्लाउन डिजीज़ कहते हैं। तो इन्फेंटाइल ब्लाउन डिजीज़ डज नॉट रिक्वायर ट्रीटमेंट, डज रिक्वायर ट्रीटमेंट फॉर द बोइंग टू इम्प्रूव। तो इसके लिए ट्रीटमेंट चाहिए होता है। इफ़ द डिजीज़ इज़ कॉट अर्ली, ट्रीटमेंट विद अ ब्रेस में हेल्प ऑल दैट इज़ नीडेड। अगर पहले डिजीज़ का पता चल गया तो आप ब्रेस लगा दोगे तो दिस इज़ वट दैट इज़ नीडेड। और ब्रेसिंग इज़ नॉट इफेक्टिव हाउएवर फॉर द एडोलेसेंट्स विद ब्लाउन डिजीज़। कभी कभी ब्रेसिंग भी इफेक्टिव नहीं होती। हाँ, शुरू में अगर आपको पता चल गया, अगर डिजीज़ शुरू में कॉट हो गई है तो आप ब्रेस लगा सकते हो, तो वो ठीक है। लेकिन एडोलेसेंट्स के अंदर उसने कहा है कि इतनी इफेक्टिव नहीं होती। सर्जिकल ट्रीटमेंट आ जाता है जी फिजियोलॉजिकल जीनोवेरम इन द रेयर इंस्टेंसेस फिजियोलॉजिकल जीनोवेरम इन द टोनर विल नॉट completely dissolve and during adolescence the boing may cause the child and the family to have the cosmetic concerns। तो उसने लिखा है कि कभी कभी ऐसा होता है, बहुत ही रेयर कंडीशन है कि फिजियोलॉजिकल जीनोवेरम ठीक नहीं होता, टोडर के अंदर ठीक नहीं होता। और वो उनके एडोलेसेंस के अंदर जो बोइंग होती है वो क्या काज कर रही होती है जी, बच्चों को और उनकी फैमिली के लिए कॉस्मेटिक कंसर्न्स काज कर रही थी, मतलब वो ठीक नहीं लगता फिर चलते हुए। तो इफ़ द डिफॉर्मिटी इज़ severe enough, अगर डिफॉर्मिटी बहुत severe है, then the surgery to correct the remaining bowing may be needed। इफ़ द डिफॉर्मिटी इज़ severe enough, अगर डिफॉर्मिटी बहुत ज़्यादा severe है, then surgery to correct the remaining bowing may be needed। तो कह दिया अगर बहुत ज़्यादा severe कंडीशन आ गई है तो सर्जरी चाहिए होती है करेक्ट करने के लिए रिमेनिंग बॉइंग को। ठीक है जी, सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी, आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है अगर डिफॉर्मिटी बहुत ज़्यादा सीवियर इनफ है। फिर ब्लाउन डिजीज़ हो जाता है जी, इफ़ द बॉइंग कंटिन्यूज़ टू प्रोग्रेस इन अ चाइल्ड विद इन्फेंटाइल ब्लाउन डिजीज़ डिस्पाइट टू द यूज़ ऑफ अ ब्रेस। तो उसने लिखा है कि इफ़ द बॉइंग कंटिन्यूज़ टू प्रोग्रेस इन अ चाइल्ड, अगर जो बॉइंग है वो अभी तक प्रोग्रेस कर रही है चाइल्ड के अंदर विद इन्फेंटाइल ब्लाउन डिजीज़, और उसको उसकी बॉइंग मतलब प्रोग्रेस होती जा रही है, तो इस्तेमाल भी उसने ब्रेस भी इस्तेमाल किया फिर भी ठीक नहीं हुई, तो तब सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। ऊपर भी उसने यही बताया था कि कॉस्मेटिक कंसर्न्स आ सकते हैं जी, स्वीयर अगर उस डिफॉर्मिटी बहुत ज़्यादा स्वीयर हो जाए तब सर्जरी करनी पड़ती है, रेयर केसेस में होती है ऊपर। तो जबकि नीचे उसने कहा है कि ब्रेस भी लगाया हुआ है लेकिन फिर भी डिजीज़ प्रोग्रेस करी जा रही है, तो सर्जरी 4 साल में करते हैं जी एट द एज ऑफ 4 ईयर्स। परमानेंट डैमेज टू द ग्रोथ एरिया ऑफ द, तो उसने आगे क्या लिखा हुआ है, सर्जरी में स्टॉप द फर्दर वर्सनिंग, सर्जरी से मजीद वर्सनिंग रुक जाएगी एंड प्रिवेंट करेगी परमानेंट डैमेज को, और डैमेज होने से रोक लेगी ग्रोथ एरिया ऑफ द शिन बोन के अंदर। फिर आगे लिख दिया है जी, ओल्डर चिल्ड्रन विद बोन लेग्स ड्यू टू द एडोलेसेंट ब्लाउन डिजीज रिक्वायर सर्जरी टू करेक्ट द प्रॉब्लम। जो बूढ़े बूढ़े तो नहीं आप कह सकते, मतलब थोड़े बड़े चिल्ड्रन हैं विद बोर्ड लेग्स, जिनकी बो लेग्स हो गई हुई है, ड्यू टू द एडोलेसेंट ब्लाउन डिजीज रिक्वायर सर्जरी। ठीक है जी, अब ओल्डर चिल्ड्रन को फिर सर्जरी ही करानी पड़ती है। फिजियोथेरेपी में क्या उसने बता दिया, ग्रेजुअल नी मोबिलाइजेशन में भी द मेन एरिया ऑफ द ट्रीटमेंट। तो नी की मोबिलाइजेशन करना ये मेन एरिया ऑफ द ट्रीटमेंट होता है। सम हीट मोडालिटीज़ माइट बी गिवन फॉर द पेन रिलीफ, तो हीट लगाकर पेन रिलीफ हो सकती है, वैसे तो नी मोबिलाइजेशन करानी है। और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज उसने बता दिया, क्वाड्रिसेप्स की करानी है, हैमस्ट्रिंग्स की करानी है, ग्लूटियल मसल्स की करानी है। तो क्वाड्स, हैम्स और ग्लूटियल्स की स्ट्रेंथनिंग करानी है। Once the patient has the capacity to walk, he is given correct practicing standing, balancing and weight transferring and walking। तो एक दफ़ा जब बच्चा उसने कहा कि once the patient has the capacity to walk, एक दफ़ा वो चलना शुरू हो गया तो फिर उसको हम प्रैक्टिस कराते हैं जी, किस तरह आपने खड़े होना है, किस तरह बैलेंस करना है, किस तरह उसकी वेट ट्रांसफरिंग करनी है और वॉकिंग करनी है। फिर स्ट्रेचिंग द पोस्टीरियर ऑब्लिक लिगामेंट, द टिबिया इज एक्सटेंडेड रोटेटेड विद द नी इन 90 डिग्रीज फ्लेक्स पोजीशन।
फिर आ जाता है जी स्ट्रेचिंग द पोस्टीरियर ऑब्लिक लिगामेंट। हमने क्या करना है जी, जो पोस्टीरियर ऑब्लिक लिगामेंट होता है उसकी स्ट्रेचिंग करनी है जी। स्ट्रेचिंग द पोस्टीरियर ऑब्लिक लिगामेंट, द टिबिया इज एक्सटर्नली रोटेटेड विद द नी इन द 90 डिग्रीज फ्लेक्स पोजीशन। ओके तो स्ट्रेच करना होता है जी पोस्टीरियर ऑब्लिक लिगामेंट को। स्ट्रेचिंग द पोस्टीरियर ऑब्लिक लिगामेंट, हमने किस तरह से हम पोस्टीरियर ऑब्लिक लिगामेंट को स्ट्रेच कर सकते हैं। फिगर में उसने दिखा दिया कि जी टिबिया को एक्सटर्नली रोटेट कर दिया है विद द नीज 90 डिग्रीज फ्लेक्स पोजीशन है। उसके जो नीज़ हैं वो 90 डिग्री फ्लेक्स में है, तो टिबिया को बस एक्सटर्नली रोटेट कर दोगे और नीज़ आ गई 90 डिग्री में, तो इससे क्या हो जाएगा, स्ट्रेचिंग हो जाएगी पोस्टीरियर ऑब्लिक लिगामेंट की। ठीक है, स्ट्रेचिंग द पोस्टीरियर ऑब्लिक लिगामेंट, पोस्टीरियर ऑब्लिक लिगामेंट। जिनोवेलम हमने पढ़ा है, अब जिनोवेलगम आ जाता है जी। लेग्स आर बोर्ड इनवर्ड इन द स्टैंडिंग पोजीशन। अब इसके अंदर टांगे अंदर की तरफ, पहले हमने कहा था लैटरली बोइंग हो गई थी। पहले जब लैटरली बोइंग होता है, जब टांगे खुल गई थी और पाँव जुड़ गए थे, वो वैरम था। लेकिन अब टांगे उसने कहा इनवर्ड बो कर गई हैं, अंदर की तरफ गम सी लग गई है स्टैंडिंग पोजीशन में। और बोइंग अकर एट और अराउंड द नी, और जो बोइंग होती है वो नी के अराउंड होती है जी। ऑन स्टैंडिंग विद द नीज टुगेदर द फीट आर फार अपार्ट। और जब हम नीज टुगेदर, जब कोई खड़ा होगा तो नी उसके टुगेदर होंगे और उसके जो फीट होंगे वो अपार्ट हो जाएंगे। कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं। मेजरमेंट ऑफ द इंटरमेल्युलर डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द टू मेल्युलाई, ये दो मेल्युलाई के दरमियान डिस्टेंस देखना होता है। द नीज आर जेंटली टचिंग, जब नीज टच कर रहे होते हैं, जो लेग्स किधर होती हैं, अडक्शन के अंदर होती हैं। ठीक है, तो इंटरमेल्युलर डिस्टेंस हो जाता है जी, मेरे क्या रहता है जी, दो मेल्युलाई वन द नीज आर जेंटली टचिंग, जो नीज़ क्या कर रहे होते हैं जी, वो टच कर रहे होते हैं और नीज़ टच कर रहे हैं, एंकल अपार्ट ही होंगे और लेग्स किधर होती हैं, एडक्शन हुई होती है। तो इस तरह इंटरमेल्युलर डिस्टेंस उसने कहा है कि हम कर लेंगे चेक जब नीज़ टच कर रही होंगी। अप टू द 3.5 इंचज़, 3.5 इंचज़ हो गए 9 सेंटीमीटर बनता है जी। चाइल्ड लाइंग डाउन इज़ एक्सेप्टेबल। और कितना एंगल उसने बता दिया है, कितना डिस्टेंस उसने बता दिया है, 9 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, यानी 3.5 इंच, 3.5 इंच का जो डिस्टेंस है वो नॉर्मल कंसिडर किया जाएगा, वो एक्सेप्टेबल कंसिडर होगा। फिर उसने बताया दिया 75% ऑफ द चिल्ड्रन एज 2 से 4 ईयर्स हैव सम डिग्री ऑफ इंटरमेल्युलर सेपरेशन। तो क्या जी 75%, 75% जो बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 2 से 4 साल होती है, उनके अंदर इंटरमेल्युलर सेपरेशन नज़र आती है। तो हमने इसके अंदर बस एक उसने बता दी इंटरमेल्युलर डिस्टेंस देख लिया, वो कैसे देखना था, जब नीज टच कर रहे थे और लेग्स अडक्शन में थी। और उसने हमें एक नॉर्मल रेंज बता दिया है कि कितना एक्सेप्टेबल होता है, 3.5 इंच एक्सेप्टेबल होता है। द चाइल्ड इज़ लाइंग डाउन, तो 3.5 उसने एक्सेप्टेबल कहा था। दो मेल्युलाई के दरमियान का डिस्टेंस इतना नॉर्मल होना चाहिए। और 2 से 4 साल के बच्चों के अंदर उसने क्या देखा गया, जबकि इन्वेस्टिगेशन 2 में कह रहे हैं इंटरमेल्युलर सेपरेशन इन द 3 इंचज़ इज़ नॉर्मल एट एनी एज। 3 से कम अगर उसका जो डिस्टेंस है वो तो नॉर्मल ही होता है जी। पीरियोडिक ऑब्जर्वेशन मेजरमेंट इफ़ लेस दैन 3.5 इंचज़, अगर वो 3.5 इंचज़ से लेस ही है तो पीरियोडिक ऑब्जर्वेशन की जाती है और मेजरमेंट भी की जाती है। लेकिन अगर वो ज़्यादा हो गया है तो तब एक्सरे की ज़रूरत पड़ती है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सरे की ज़रूरत पड़ती है विद बोथ लेग्स ऑन द सेम फिल्म फॉर द नी डिफॉर्मिटी। हिप एंड एंकल जॉइंट्स आर व्यूड, जॉइंट्स एंड व्यू ऑफ द बोथ बोन्स। तो अगर वो 3 पॉइंट, इन्वेस्टिगेशन 2 में यही लिख दिया है कि अगर वो 3.5 से ज़्यादा है, तो अगर जिनोवेलगम आता है, तो हमने उसकी पहले डेफिनेशन लिखी, इन्वेस्टिगेशन 1 देखी, इंटरमेल्युलर डिस्टेंस की बात कर दी, एक्सेप्टेबल कितना था, और 75% चिल्ड्रन की बात कर ली कि वो एज 2 से 4 ईयर्स में वो देखा जाता है। फिर हमने क्या देखा, इंटरमेल्युलर सेपरेशन जो 3 इंचज़ इज़ नॉर्मल एट एनी एज। अगर वो जो 3 इंचज़ से अगर उसने हमें बता दिया है कम है तो वो नॉर्मल होता है, 3.5 इंचज़ से लेस है तो वो पीरियोडिक ऑब्जर्वेशन की बात की थी। और अगर 3.5 इंचज़ से ज़्यादा है तो नीड AP एक्सरे विद बोथ लेग्स ऑन द सेम फिल्म। तो कह जी अगर वो 3.5 से ज़्यादा है तो एक्सरे कराना चाहता है, दोनों लेग्स आपने फिल्म के ऊपर रखनी होती है, वो जो जिसके ऊपर एक्सरे कराने के लिए लेटाना पड़ा है, तो दोनों लेग्स उसकी फिल्म के ऊपर आएंगी फॉर द नी डिफॉर्मिटी, ताकि नी की डिफॉर्मिटी का भी पता चल जाए, हिप का भी और एंकल जॉइंट्स का भी पता चल जाए। तो इस तरह AP व्यू देखते हैं। और फिर इंडिकेटर्स ऑफ द सीरियस डिजीज़, कैसे पता चलेगा ये कंडीशन बहुत सीरियस है। प्रोनाउंस्ड एसिमेट्री, बहुत ज़्यादा एसिमेट्री हुई हुई है, एक पाँव किधर जा रहा है किधर, जैसे ये फिगर में दिखा दिया। शॉर्ट स्टेचर, बच्चे का कद अगर बहुत छोटा है, अदर स्केलेटल एबनॉर्मलिटीज़ भी साथ साथ आ रही हैं, और इंटरमेल्युलर सेपरेशन अगर ग्रेटर दैन 3.5 इंचज़ है तो ये एक सीरियस कंडीशन है। काजेज़ उसने बता दी हमें, डेवलपमेंटल जो जिनोवेलगम होता है जी वो पैदाइशी भी हो सकता है जी, मिसलेनियस सिंड्रोम्स आ सकते हैं जी, रिकेट्स की वजह से अल्कलाइन फॉस्फेट रेज कर जाता है जी, विद एक्सरे चेंजेस आ जाती हैं। तो उसने हमें डेवलपमेंटल की काज की बात कर दी। फिर उसने हमें मिसलेनियस सिंड्रोम के बारे में बताया है, मिसलेनियस सिंड्रोम जिसके बारे में उसने कहा रिकेट्स।
तो रिकेट्स की वजह से भी बलगम हो सकता है, अल्कलाइन फास्फेट अगर किसी का रेज़ हुआ हुआ है। और रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में बताया हुआ है हमें कि रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर की किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, किसी जीन में खराबी थी। न्यूट्रिशनल कंडीशंस बता दिया, विटामिन सी की कमी बता दिया, ऑटो इम्यून के बारे में बता दिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और डीजेनरेटिव के बारे में बता दिया जी, ऑस्टियो आर्थराइटिस। ओके, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से भी जीनो वेलगम हो सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि ऑटो इम्यून है, उसकी वजह से भी हो सकता है जी। खुराक की अगर कमी है, विटामिन सी की कमी है, उस वजह से हो सकता है। किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है। मिससेलेनियस कोई सिंड्रोम है, रिकेट्स है, अल्कलाइन फास्फेट अगर किसी का रेज हुआ है, फिर हो सकता है। डेवलपमेंटल कंडीशन हो सकती है। व्हेन टू रेफर, अगर एज किसी की 7 साल से ज़्यादा है विद नॉक नी, एज ग्रेटर दैन 7 विद नॉक नी, अगर किसी का नॉक नी है और उसकी एज 7 है, तो ये चीज़ कंडीशन नॉर्मल नहीं है, ठीक है। इसको रेफ़र करने की ज़रूरत है। यूनिलेटरल प्रॉब्लम है, एसिमेट्री ऑफ द लेग्स, मतलब एक साइड से बो की हुई है, दूसरी साइड से नहीं की हुई, तो अब नॉर्मल है। एसिमेट्री हुई हुई है, यूनिलेटरल है, एक तरफ की प्रॉब्लम है। इंटरमेलुलर डिस्टेंस अगर 3.5 इंचज़ से ज़्यादा है, और इंटरमेलुलर डिस्टेंस को वो अक्सर जिक्र कर देते हैं कि व्हेन टू रेफ़र में भी जिक्र किया उन्होंने, और ऊपर उन्होंने इन सीरियस डिजीज़ में भी कहा है कि जी 3.85 इंचज़ से ज़्यादा है तो एक सीरियस डिजीज़ होती है। एसोसिएटेड सिम्टम्स ये है कि पेन आती है, बंदा लिम्पिंग करके चलता है, नॉर्मल गेट नहीं रहती, उसको पेन आती है। हम तेज़ तेज़ इसको पढ़ रहे हैं लेकिन इसको याद भी इसी तरह ही करना है। और आखिरी स्लाइड मैंने नहीं थी पढ़ी, चलें अभी पढ़ लेते हैं। नो एविडेंस सजेस्ट, नो एविडेंस दैट शू मॉडिफिकेशन स्प्लिंट्स और एक्सरसाइजेज अफेक्ट द कंडीशन। इसने कहा है इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अगर आप अच्छे से जूते उसको लेकर दो, उसको स्प्लिंट्स डलवाओ, उसको एक्सरसाइजेज कराओ तो उसकी कंडीशन ठीक हो जाए। फिर उसने कहा नो एविडेंस टू जस्टिफाई सर्जिकल इंटरवेंशन अंडर 6 इंचज़ ऑफ इंटरमलर सेपरेशन। 6 इंच से कम का था उसका और आपने सर्जिकल इंटरवेंशन कर लिया, तो इसका भी कोई एविडेंस नहीं निकलता कि वो जस्टिफाई करे कि सर्जरी से ये बिल्कुल ठीक हो रहा है। और सर्जिकल ऑप्शंस, मीडियल एपिफिजियल स्टेपलिंग की जाती है। जो मीडियल साइड पे एपिफिजियल होती है उसको स्टेपल कर दिया जाता है जी 10 to 11 ईयर्स में। जब बच्चा 10 साल का होता है या बच्चा 11 साल का होता है जी, तो उसकी स्टेपलिंग कर दी जाती है एपिफिजियल की, ताकि मज़ीद वो ग्रो नहीं करती। फिर करेक्टिव ऑस्टियोटमी की जाती है एट मेजोरिटी। तो क्या क्या हमने देखा है इसमें का शू मॉडिफिकेशन की बात की है, स्प्लिंट्स की बात की और एक्सरसाइजेस की बात की है। शू मॉडिफिकेशन की, जूते उसके चेंज करा दिए जाएँ, उसको स्प्लिंट्स लगा दिए जाएँ, उसको एक्सरसाइजेस करा दी जाएँ, तो उसकी कंडीशन बदल सकती है। तो लेकिन इसमें भी कोई एविडेंस नहीं है। फिर नो एविडेंस टू जस्टिफाई सर्जिकल इंटरवेंशन, और सर्जिकल इंटरवेंशन का भी उसने कहा कोई एविडेंस नहीं है कि अंडर 6 इंचज़ ऑफ इंटरमेलुलर सेपरेशन में कोई सर्जरी की जाए। लेकिन सर्जिकल ऑप्शन उसने हमें बता दिए हैं कि एक और ऑप्शन भी होता है, कोई और तरीका भी है। मीडियल एपिफिजियल स्टेपलिंग कर दी जाए एट द 10 से 11, जब बच्चा 10 से 11 साल का है तो उसकी मीडियल एपिफिजियल की स्टेपलिंग कर दी जाए और करेक्टिव ऑस्टियोटमी कर दी जाए एट मेजोरिटी। ठीक है जी, उसकी ऑस्टियोटमी की जाए, उसके बोन कट करके उसको ठीक किया जाए मेचोरिटी के ऊपर। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। आई होप सो दिस लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस। कीप मी इन योर प्रीशियस प्रेयर्स। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।